अस्सलाम वालेकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, शहर कायद की सियासी फ़ज़ा में आज एक अजीब सी खनक सुनाई दे रही है, जैसे इक़्तिदार के ऐवानों में कहीं खामोशी से दरवाजे बंद हुए हों और कहीं नए दरीचे वाक़ किए जा रहे हों। गवर्नर हाउस की दहलीज पर बदली हुई कदमों की चाप ने कराची की सियासत के पानी में एक नया भंवर पैदा कर दिया है। बज़ाहिर ये एक तकर्री का मामला है, मगर इसके गिर्द सवालों, खदशात और इम्कानात की एक पूरी कहकशा गर्दिश करती दिखाई देती है। ऐवान इक़्तिदार में होने वाली मुलाकातें यूं महसूस होती हैं जैसे सियासी मौसम को नर्म रखने की एक कोशिश हो, मगर पस मंजर में ताकत के तवाज़ुन की कशमकश भी अपनी जगह कायम है। एक तरफ यकीन दहानियों की रोशनी जलाई जाती है तो दूसरी जानिब तहफ़्फ़ुज़ात की धुंध अभी मुकम्मल तौर पर छटी नहीं है। तो क्या ये तब्दीली महज इंतजामी रद्दोबदल है या कराची की सियासत की बसात पर बिछने वाली किसी नई सफ़बंदी का पेश खैमा? और क्या इत्तेहादी सियासत की ये गिरहें वाकई खुलने वाली हैं? मज़ीद उलझने का अंदेशा पैदा हो चुका है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, कभी कभी तारीख के सफ़ात बारूद की स्याही से लिखे जाते हैं और इस वक्त मशरिक़ वस्ता का मंजर भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 17 दिन से जारी जंग में आसमान गरजते जहाज़ों की गवाही दे रहा है और ज़मीन मिसाइलों के निशानात संभाले खड़ी है। तेहरान के आसमान पर एक बार फिर धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हरकत में आया और यूं महसूस हुआ जैसे शहर ने खुद को आनी हसार में कैद कर लिया हो, मगर फ़ज़ा में उठते शोले बता रहे हैं कि मार्का अभी थमा नहीं है। खलीज के साहिलों पर भी बेचैनी की लहर दौड़ चुकी है। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन वाक़े के बाद ईंधन के ज़ख़ीरे के पास आग भड़क उठी और कुछ देर के लिए परवाज़ों का निज़ाम मुतासिर हुआ था। वाशिंगटन का एक दावा है कि ईरानी ड्रोन बनाने वाले कारखाने निशाने पर हैं, जबकि इसराइल के शहरों में सायरन इस वक्त गूंज उठे जब ईरान की जानिब से मिसाइल फायर किए जाने की खबर सामने आई है। दूसरी तरफ बरतानिया ने इस जंग से खुद को दूर रखने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर कह रहे हैं कि बरतानिया बराह रास्त इस तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा और इसकी अवलीन तरजीह खत्ते में मौजूद अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। इसी दौरान नाज़रीन, आबना हुर्मुज़ आलमी सियासत का एक मरकज़ बन चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि अगर इस अहम रास्ते को महफूज रखने में अमेरिका का साथ ना दिया गया तो नेटो का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ सकता है। मगर कई ममालिक इस मुतालबे पर मोहतात दिखाई देते हैं। उधर ईरान वाज़े कर चुका है कि वो इस वक्त किसी जंग बंदी या मुज़ाकिरात के लिए तैयार नहीं है। साथ ही ईरान ने पहली मरतबा तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइल इस्तेमाल करने का दावा भी कर दिया है, जबकि पासदारान इनकलाब ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बराह रास्त धमकी भी दी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गवर्नर सिंह की तब्दीली के बाद जो कराची की सियासत में एक हलचल है जो हमारे सामने आई है, जिससे पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी जो है सियासी जमातों में पाई जा रही है, उस पर बात की जाएगी। स्टूडियोज में हमारा साथ देंगे तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, डॉक्टर अली इमरान साहब और सारा जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तारिक सुमैर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रही हैं। सर, कामरान टिसोरी को हटाकर निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला MQM के लिए आप क्या समझते हैं, कितना बड़ा नुकसान है? या एक इत्तेहादी जमात थी MQM, सो पीपल्स पार्टी को या नून लीग को इससे कितना बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है? शुक्रिया काशा। ये मौजूद गुज़श्ता 2-3 दिन से डिस्कस हो रहा है जी। निहाल हाशमी साहब सियासी वर्कर हैं, पार्टी के लिए मारें खाई हैं, उन्हें सिला मिला। सर, जो मारे खाता है और उसको सिला मिलता है, सो उसको कोई ना कोई वजारत जो है वो सौंपती जाती है। ये हर सियासी दौर में होता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। दूसरी जो आपका सवाल है कि MQM के पास एक ठिकाना था बैठने का, एक गवर्नर हाउस था, वहाँ मीटिंग्स करते थे। कामरान टिसोरी बड़े मुतारक गवर्नर के तौर पे मशहूर हुए, शहरियों के लिए दरवाजे भी खोले, वहाँ एक घंटी सी लगाई कि शहरी आके मसाइल बयान करें, और उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी काम किया, वहाँ क्लासेस IT की भी शुरू कराई, तो बड़ा वो मुतारक थे। लेकिन उनके बाज़ बयानात से पीपल्स पार्टी नाराज़ होती थी, खफा होती थी, और एक मायदा था, अगर उस मायदे के तनाज़र में देखा जाए 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 2024 के, कि सिंध का गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा, तो गवर्नर की तकर्री ना होने से पीपल्स पार्टी बार बार बात करती थी नून लीग से और वज़ीर आज़म से। आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सदर आसफ जरदारी बड़े गुस्से से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ में इसहाक डार और दीगर मिनिस्टर्स भी बैठे हुए हैं। तो वो फाइनल डेट थी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जी ठीक है, हम गवर्नर तब्दील कर देते हैं। इससे पहले उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी को और मुस्तफ़ा कमाल को वज़ीर आज़म की तरफ से बता दिया गया था चंद माह कबल कि भाई हम गवर्नर तब्दील करेंगे। और आपको याद होगा एक अफवाह फैली थी कि वज़ीर आज़म ने उन्हें बुलाया कामरान टिसोरी को इस्लामाबाद, और वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलाकात नहीं हुई। वो मैनेज करने आए थे कि किसी तरीके से बचत हो जाए और मेरी
गवर्नरशिप बच जाए, लेकिन अब इन्होंने कर लिया। अब कल क्या हुआ कि कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो पहुंच गए सदर आसिफ जरदारी के पास बिलावल हाउस कराची, और उन्हें वहाँ लेके गए मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, और वहाँ गुफ्तगू हुई। उसकी अंदरूनी स्टोरी भी मैंने अपने अखबार में भी डेली मुमताज़ में भी शाया किया। वही मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ उन्होंने शिकवा किया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कि देखें जी हमारा गवर्नर था, तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करें। समरी उन्होंने भेजी, मैं उनकी समरी की मंजूरी का पाबंद हूँ, और वैसे भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का मायदा था, और आप अपना देखें। फिर वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी मोहसिन नकवी ने तजवीज़ दी कि जो कशीदगी है नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान सिंध के मामलात पे, कराची के मामलात पे, मेयर के इश्यूज़ पे जो सिटीज़ के मसाइल हैं शहरियों के पाई जाती है, उसमें तो कई तजावीज़ वहाँ ज़ेर हो रही। अब ईद के बाद उसमें मोहसिन नकवी को ज़िम्मेदारी सौंपी गई, वो काम करेंगे, और मोहसिन नकवी अब इनको खालिद मकबूल सिद्दीकी को और MQM की दीगर क़यादत को जल्द ही मेरे ख्याल ईद से पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। उस मुलाकात में यही होगा कि भाई आपने यही रहना है, इस हुकूमत का हिस्सा रहना है। आपने सर आपने उनका गवर्नर हटा दिया है, अपना नून लीग ने अपना गवर्नर लगा दिया कराची में। लिखा हुआ तो नहीं होता ना जी, कि गवर्नर तो एक वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है, सदर का इख्तियार होता है। सियासी ज़रूरत के तहत, सियासी ज़रूरत के तहत PDM जब बनी थी उस वक्त सियासी ज़रूरत कौन सी नहीं सियासी ज़रूरत कौन सी थी जो गवर्नर ही चेंज कर दिया? वो उस वक्त इमरान खान को इख्तियार से हटाना था। अभी क्या करना था? अभी हुकूमत इनकी मजबूत है, नून लीग की पीपल्स पार्टी है, बाकी इत्यादि जमातें हैं, तो लिहाजा एक मायदा था पीपल्स पार्टी के साथ, उस मायदे पे अमल करना था। क्योंकि देखें ना, अब KP के अंदर भी गवर्नर है पीपल्स पार्टी का, पंजाब के अंदर है, तो यहाँ अगर उस मायदे से इनराफ करे, नून लीग मायदे से इनराफ करके अपना गवर्नर लगाना चाहे तो पीपल्स पार्टी भी रिएक्शन देगी। MQM के साथ मायदा था कि उनके मसाइल हल होंगे, डेवलपमेंट फंड दिए जाएंगे इजाफी जो कराची के लिए दिए गए हैं, और वजारतें 2 दी जाएंगी, और एक वजारत और मैं पहले भी कह चुका हूँ इनको मोहसिन नकवी दिलवा देंगे, और वो मामला यही ख़त्म हो जाएगा। मतलब शकील करार साहब, ये जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, समझ से इस वक्त बाहर हो रही हैं। कहा तो ये जा रहा था, मतलब काफ़ी टाइम से गुल प्लाजा आने के बाद भी हम देखते हैं कि MQM जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही थी। उनकी जाने से बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि इस चीज़ की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो चीज़ें तो नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि तभी से जो गवर्नर सिंध थे कामरान टिसोरी साहब, उनको हटाने की बातें उस वक्त से ही हरकत में आ चुकी थी। भाई ये वाली चीज़ जो है नहीं होगी, अब ये हो सकता है कि गवर्नर ना रहें, और अब हम देख रहे हैं कि अमली तौर पर कुछ हमारे सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गठजोड़ जो है वो भी हमारे सामने आया है। क्या आप समझते हैं इससे कराची की जो सियासत है वो मजीद मजबूत होगी, कराची के मसाइल जो है वो हल होंगे? जो नून लीग कह रही है कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए एक नया गवर्नर जो है वो लाया गया, सो वो वाली चीज़ें करने के लिए गवर्नर को चेंज किया गया। शुक्रिया आकाशा। पहली बात तो ये कि सियासी हालात तो समझ आते हैं हमें, लेकिन तारिक सुमैर साहब की जो मंतक हमेशा की तरह की होती है कि सदर के पास इख्तियार था, PM के पास इख्तियार था, उसके पास इख्तियार था, और ये बात दुनिया को पता है कि इसके पास क्या इख्तियार है, लेकिन इस्तेमाल क्यों हुआ उसके पीछे जो कहानी है वो तारिक सुमैर साहब कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी तारीख ख़राब हो जाती है। कि निहाल हाशमी सज़ा याफ्ता है, और सज़ा उनको हुई थी 2018 में जब केस चल रहा था। जी तलाल चौधरी भी वो 5 साल के लिए सजा याफ्ता थे। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी सजा हुई थी 5 साल के लिए। जब निहाल हाशमी की सजा बात होगी, तारिक सुमैर साहब की अंदर की जो लीग की रूह है, आप हकायक पे बात करें ना, हकायक बता रहा हूं ना, 5 साल के लिए नाली हुई थी ना अदालत से, तो बताया नहीं आपने, तो 5 साल खत्म हो गया ना, वो 5 साल की मुद्दत खत्म हो गई। नहीं आपने बताया ना कौम को कि एक सजा याफ्ता को मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ ने उसको एक तमगा देने के लिए, एक एजाज़ देने के लिए गवर्नर बना दिया, क्योंकि 2 साल पहले उनकी सजा पूरी हुई थी। 5 साल के लिए वो किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाइल हो गए थे। हुए थे कि नहीं हुए थे? कहते नाइल हुए थे ना जी। तारीख तो तलाल चौधरी भी नाइल हुए थे, दानियाल अजीज भी नाइल हुए थे, मैं तो और भी नाइल। शकील करार साहब, तलाल चौधरी को भी तो लगाया गया ना। शकील करार साहब, जिस तरीके से तारिक सुमैर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां जो है निहाल हाशमी ने नून लीग के लिए दी हैं, तो कुछ और भी वो बन सकते थे। मतलब खास तौर पे जो सिंध का गवर्नर है उसको हटा के इनको लगाने की क्या मंतक हो सकती है? आकाशा, आपने सवाल किया कि गवर्नर की तब्दीली से सूबे में क्या तब्दीली आएगी, तरक्की होगी, तो क्या पहले गवर्नर तरक्याती काम करते रहे सिंध में जो आपके ये निहाल हाशमी साहब करेंगे? कोई नया ये चांद तोड़ के लाएंगे, कोई नया तारे तोड़ के लाएंगे सिंध के लिए? कुछ भी नहीं होना। ये देखिए, आज से 2 माह पहले जब एक सानिया हुआ था कराची में, उस वक्त से ये पीपल्स पार्टी मुतालबा करती आ रही थी कि गवर्नर को हटाया जाए, आपको याद होगा। और उस वक्त जब हमने बात की थी गवर्नर की हटाने की, तो फिर एक तूफान खड़ा हो गया था,
और फिर यही नून लीग और तारक सुमैर साहब ने एक तूफान खड़ा कर दिया, नहीं ऐसा की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जब इनकी जरूरत आई तो फिर आप देखते हैं कि सदर के पास इख्तियार है, सदर के पास इख्तियार है। फिर सदर के पास इख्तियार है तो असम्बली किसने भेजी? शहबाज शरीफ ने। वहाँ मतलब क्यों भेजी? कि वहाँ पीपल्स पार्टी खुश करना। देखिए ना, MKM एक छोटा इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी बड़ी इत्तेहादी है, फेडरल में भी है और सिंध में भी है, तो उसको तो नाराज नहीं कर सकते। MKM को क्या होता है? MKM को हमेशा ये होता है कि अभी इन्होंने खुद भी कह दिया कि 4 वजारतें दे दो, 2 सूबे की, 2 फेडरल की, 1 आध मशीनरी दे दो और कुछ फंड दे दो, बात ख़त्म। तो हमें तो ये मालूम होगा था कि 1 महीना पहले कि शायद कोई सीज़ फायर हुआ है और दोनों पार्टियां MKM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जो इल्ज़ामात थे, मुतालबात थे, उससे शायद पीछे हट गए। लेकिन अंदरूनी खाना वो लोहा गर्म था, लावा पक रहा था और वो सामने आ गया। हम जब बात कर रहे थे तो उस वक्त भी कहा गया था कि आप लोग देखना, उस वक्त अब सूरत ये है कि सियासी जमातों में भी अदने बर्दाश्त आ चुका है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। जब आप किसी के ऊपर कोई बात करे, तनकीद करे, तो फिर आप सवाल उठते हैं कि जी लिफाफा साफ़ी है, ये किसी और सियासी जमात के कहने पे बोल रहा है, ये उनका अलाकार बन गया है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये सिंध में अब तक कौन से तरक्याती काम हुए हैं। हर गवर्नर आता है, CM आता है, हमें पिछले 5 साल 10 साल हम जब बात करेंगे ये उठा के ले आएंगे PTI इमरान खान, PTI इमरान खान। और PTI इमरान खान तो एक चैप्टर है। पिछले कितने साल से MKM पीपल्स पार्टी नून लीग सिंध में हुकूमत कर रही है। हमें बता दिया जाए कि सिंध में कौन सी दूध की नहरें बह चुकी हैं, कौन से वहाँ तरक्याती काम हुए हैं, कौन सी चीज़ें हुई हैं जो हम कह सकें हाँ बिल्कुल नवाज शरीफ ने एक मोटरवे बनाई थी और आप उसको 100 साल पीटते रहेंगे, मोटरवे बनाई थी। सिंध में क्या किया आपने? तो आपके सवाल का जवाब ये है कि गवर्नर आज निहाल हाशमी को लगा दें, किसी और को भी लगा दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वो जो बात चलती है ना, वो MKM भी इसको मानती है कि हर हफ्ते एक भाई को एक जाता है तोहफा। अब वो भाई कौन है हमें नहीं पता, वो उनसे पूछें आप MKM वालों से कि भाई को एक जाता है, मखसूस एक हिस्सा जाता है पूरे सिंध के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, और उसके बाद फिर सब अच्छा की रिपोर्ट ओके हो जाती है, सब अच्छा की रिपोर्ट आ जाती है सामने। बिल्कुल, फिर वहाँ कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं। जी 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 शकील करार साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा जी, डॉक्टर फारूक सत्तार ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी की एक तजवीज़ जो है वो भी पेश किया। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन में बैठने की कुछ बातें जो है वो भी हो रही हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि GDA ने यानी आपकी पार्टी ने एक इल्ज़ाम भी लगाया कि जरदारी और खालिद मकबूल की जो मुलाकात है सिंध के वसाइल लूटने का एक फार्मूला है। क्या ये आवाम की जो एक आवाज़ है वो आप लोग बयान करना चाह रहे हैं या सिर्फ अपोजिशन की जो सियासत होती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जो आवाम सोचती है हम तो वही बयान करते हैं। देखिए, अपोजिशन के लिए जो उन्होंने इस क्या कहते हैं उस डील के बाद हमारी पार्टी को रहने तो दिया नहीं इख्तिदार के ऐवानों में कि वहां पर बैठ के सही तरीके से अपोजिशन किए जा सके। तो अब ये आवाम की आवाज है। अभी यहाँ पर आप और मेरे साथी बहस कर रहे हैं, मैं ऐसे मुस्कुरा रही थी और एक अभी बोलूंगी जरूर, लेकिन उसके साथ ये भी कहूंगी कि रूह शामिल नहीं इन शिकायतों में, अब फकत आदतों की वर्जिश है। ये तारक सुमैर साहब के लिए नहीं, आप सबके लिए, यानी कि आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, रूह नहीं है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि और तारिक सुमैर साहब के अंदर बोलती है ना, मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलता। आप सबको मेरे बोलने से परेशानी हो जाती 4 बंदों को। मैं एंजॉय करता हूँ आपकी बातों को, मैं एंजॉय करता हूँ। शकील करार साहब, सायरा जी को अपना पॉइंट क्लियर करने दीजिए। सायरा जी बताइएगा। मैं कह रही हूँ आप लोग गलत, मेरा यार बोलता, आप लोग गलत समझे, यानी कि अभी अब आदतों की वर्जिश है। अभी भी मैं कोई बात बोलूंगी तो आपको और हमें पता है। साहब को आदत है जी। अभी आप MKM की बात कर रहे थे जी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की, मुझे हंसी आ रही है। अब मेरे साथियों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि जिस वक्त इसको कामरान टिसोरी को गवर्नर बनाया तो उसको ये MKM ऑन ही नहीं कर रही थी। मैं तो असेंबली में थी। आप मेरी उस वक्त की स्पीच निकाल कर देख लें जिसमें मैंने तंजन कहा था कि ये कौन से गवर्नर है जिनको इनकी अपनी पार्टी ऑन नहीं कर रही। उस वक्त साबिर कायम खानी थे,
किश्वर आपा थी, सलाहुद्दीन थे, उसामा कादरी, ये जो मेंबरान थे, इन सब से मैंने पूछा, अरे भाई हमें नहीं पता कहाँ से आया है, हमें नहीं पता कहाँ से आया है। फारूक सत्तार के साथ फिर और ये पार्टी के हिस्से बखरे हुए। आप लोग समझते नहीं, आप लोग एक ऐसी बात पे बहस किए जा रहे हैं कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, उनको किसी ने कुछ कहा नहीं, उनसे किसी ने पूछा नहीं। अरे भाई तुम लोग तो गवर्नर मान ही नहीं रहे हो, गवर्नर तुम लोगों के कहने से थोड़ी आया है, वो तो कहीं और से आए हैं, उनको बिठा दिया। अब मुझे नहीं पता कि कितने अरसे की डील थी, क्या था। अभी पिछले दिनों हम कहीं बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, बड़े कान लगाने के बावजूद मुझे उस शख्सियत का नाम नहीं पता चल सका। कहा जब तक वो है ये नहीं हट सकता, जैसे वो जाएगा ये हट जाएगा। और ये भी कहा गया कि दुबई तो जा ही नहीं सकता, इवन दुबई के ऊपर फिजाई हदूद भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो अब आप मुझे बताएं, चलें वो पहले, मतलब कोई भी यहाँ पर दूध का दूध दिला नहीं है, लेकिन हम लोग बस इस पे कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए हैं। मतलब ये गवर्नर साहब भी थे जो पिछले थे, उनके ऊपर पूरे केसेस थे, दुबई तो जाकर दिखा देते, सारा कुछ था, मगर फिर हम उनकी वो साथ वो भी कर रहे हैं। अब हमें आदत हो गई है कि वो एक किस्सा था ना, वो अब मुझे नहीं पता ये हकीकत पर है ये नहीं है, कि जब उनसे पूछा कि अवाम के बारे में, चर्चिल साहब थे कि एक मुर्गा लिया और उसके पर नोचना शुरू कर दिए, नोच के पर, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको दाना दिया तो वो दाना चुगते हुए उसके पास आ गया। मुझे तो अब अपना आप ऐसा ही लगता है। मतलब हम लोगों की, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं तो पिछले 4-5 दिन से सोच रही हूँ कि हम बहसते पाकिस्तानी अवाम, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात। आप सोशल मीडिया पर देख लें, हम कोई सवाल नहीं कर सकते, हमें आर्टिकल बताए जाते हैं। ये अभी एक पाकिस्तान की अवाम का पैसा, वो भले कि सूबे का भी हो, एक जहाज का मतलब वो उठा हुआ है, उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि जिस पे आपने और तो जो पेट्रोल 8 रुपए बढ़ाया, फिर 55 रुपए बढ़ाया, फिर हमें ये कह रहे हैं कि उनकी क्या बोलते हैं, हजूर का इकबाल बुलंद हो, उनकी जरा नवाजी है कि उन्होंने दोबारा पेट्रोल नहीं बढ़ाया। बिल्कुल। मेरी तो ये हैसियत और औकात है, मैं तो अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए ना बात कर सकती हूँ, ना कोई सुनता है और ना कोई बात वो करता। बाकी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, जो आपने पहले सवाल किया था जिसपे हमारी पार्टी का मौकफ था, ये दोनों एक दूसरे को ऑक्सीजन देने के लिए बैठी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों झगड़ा चला, पूरा वो लिसानियत का झगड़ा वो सारा आ गया। सूबे के किसी ने बैठ के ना वो वहां पर वो कहते ना कि ऐसी एक बॉल फेंक दी, वो उस पर सारे सिंधी एक तरफ हो गए कि मर जाएंगे, सूबा नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा देखा महाजरों के हकूक खा लिए। ये तो ऐसे एक दूसरे को वो देते हैं कि अच्छा तुम मुझे ये कर, मैं तुझे ये करता हूँ, तो थोड़ी हम लोगों की ना पता चले कि यहाँ पर महाजरों की उसकी बात होती है। लेकिन ये जो मौजूद है एमक्यू में, ये सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको जो भाई के लोग हैं मुस्तरद कर चुके, पार्टी वही है, ये जिस किस्म के बयानात दे चुके हैं। तो बाकी इनकी बार बार कहती हूँ, बेचारे मेरे साथी भी थे, लफ्ज भी नहीं अच्छा लगता, कौन सी हैसियत, मुझे सिर्फ बैठे हुए कोई ये बता दे जिनको 14 सीटें, जिनको अवाम जो एक दूसरे को खुदा जाने कौन कौन सी पोल खोलते थे, ये मुस्तफा कमाल, ये बाकी इनकी भी नहीं समझ आती कि वो वापस से बोलना पड़ेगा मुझे एक ही अपना खिस्सा पिटा फिक्रा कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। एमक्यूएम बना ली, फिर एमक्यूएम से हकीकी निकाल ली, फिर एमक्यूएम से पतंग निकाल ली, फिर उसमें से डॉल्फिन निकाल ली, फिर दिल भर गया तो उन सबको आपस में जोड़ दिया, और पता नहीं अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना। हुकूमत नहीं चल रही, पहले तो हम समझते थे सियासतदानों से नहीं चल रही, पता नहीं, बस ऐसे ही। सारा जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान साहब, हम देख रहे हैं कि गवर्नर जो है निहाल हाशमी साहब, उनकी तैनाती जो है वो हो चुकी है। क्या समझते हैं कि नून लीग सिंध में अपना सियासी कदम दोबारा जमाने की कोशिश कर रही है, और इसे पीपल्स पार्टी और नून लीग का गठजोड़ जो है कराची पर मजीद मजबूत होगा? क्या ये सिर्फ इस वजह से किया गया गवर्नर चेंज, या कोई और वजूहात भी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, हम जो रोज जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी फजूल सी एक प्रैक्टिस है। मेरा ख्याल है खुल के बात करते हैं कि असल इस मुल्क में हो क्या रहा है। जी। निहाल हाशमी क्या है, एक इररिलेवेंट आदमी है। आप ये देखें कि जब वो गवर्नर बनने के बाद अपने तासुरात लिखने लगे तो उस शख्स से 2 अल्फाज लिखे नहीं गए, बल्कि उसकी जगह पर कोई दूसरा शख्स लिख रहा था। एक तो आलम यह है कि ये किस किस्म के लोगों को गवर्नर बनाते हैं। दूसरी बात यह है, एक सजा याफ्ता शख्स जब भी सजा भुगत के फारिग हुआ है, आप उसको
कराची में गवर्नर लेकर आ जी। गए। चलें ये चीज भी हो गई। मुझे आप ये बताएं कि ये MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हम बात करते हैं तो पिछले 40 सालों से ये कराची सिंध के ऊपर ये दोनों जमातें जो हैं वो एक जोंक की तरह सिंध को चिमड़ी हुई जी। हैं। पिछले 40 साल में कौन सी ऐसी तब्दीली थी जो ये लेकर आए? आप बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में कोई वजूद नहीं, अंदरूने सिंध में हारियों से और अपने ये जो वडेरा कल्चर है उसके जरिए ये जीत कर आते हैं। इलेक्शन इनको दे दिए जाते हैं, DC AC इनकी मर्जी के लगाए जाते हैं और ये डब्बे खुद भर के अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डालते हैं और अपने नुमाइंदों को लेकर असम्बलियों में पहुंचते हैं और फिर आगे आकर वो एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बन जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट अपने तरीके से उनको इस्तेमाल करती है। ये वो आसिफ जरदारी है जिसको आपने पाकिस्तान का सदर बनाया, जिसके बारे में मशहूर था कि ये मिस्टर 10% है। अब तो मिस्टर 10% भी नहीं, अब तो वो मिस्टर 40% है, 50% है, क्योंकि अब जो एक हया और पर्दे का एक लिबास महंगाई होगी था वो भी डॉक्टर साहब, महंगाई होगी है। हाँ, महंगाई हो गई है, इसलिए इन्होंने अपने वो भी बना दिए। मुझे ये बताएं कि इन्होंने सिंध को क्या दिया? इन्होंने सिंध को जहालत दी, इन्होंने सिंध को अनपढ़ लोग दिए, इन्होंने बोरी बंद लाशें दी, इन्होंने दहशतगर्दी का कल्चर दिया। आज आप कराची में जाएं, वो मोहनजो दड़ो का एक जो है ना वो मंजर पेश करता है। टूटी हुई सड़कें हैं, तमाम तलीमी इदारे तबाह हैं, तमाम सरकारी इदारे तबाह हैं, लेकिन जरूरत किसको थी ये ठीक करने की? क्या जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, जो पीछे बैठे लोग हैं, जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, क्या वो ये सारा करके क्या पाकिस्तान की आवाम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं या लोगों में मजीद नफरत पैदा कर रहे हैं? आप एक मेरी बात याद रखें, ये दोनों जमातें आज कराची के अंदर और अंदरूनी सिंध के अंदर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें, ये दोनों जमातों के उम्मीदवार जो हैं इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। रही मुस्लिम लीग नून, उसका तो अल्लाह के हुक्म से पूरे पाकिस्तान से बेड़ा गर्क हो गया। जिस जमात का सरबरा नवाज शरीफ खुद अपनी सीट नहीं जीत सका, उसका भाई सीट नहीं जीत सका, उसकी बेटी हार गई, उसका भतीजा हमजा शहबाज शरीफ हार गया, तो इन लोगों की क्या अहमियत और वक़्त है। लेकिन मैं अफसोस करता हूं उस पाकिस्तानी अवाम पर जिसको शर्म नहीं आती कि बार बार तुम्हारा मैंडेट लूटा जाता है, बार बार तुम्हारे वोट बैंक का डाका डाला जाता है, बार बार तुम्हारे डब्बों के अंदर से तुम्हारी वोटों का जो तुम वोट डालते हो वो नहीं निकलती, बल्कि वो मनपसंद लोग निकलते हैं जो तुम्हारे ऊपर आकर इक़्तिदार में काबिज होते हैं, फिर तुम्हारे पर टैक्स लगाते हैं, फिर वो तुम्हारे कानूनी मामला तक तुम्हारी रसाई खत्म करते हैं, फिर तुम्हारे बच्चों को वो तालीम नहीं देते, फिर वो अस्पताल नहीं बनाते, लेकिन तुम फिर भी खड़े नहीं होते। क्यों? कि तुम्हारे जमीर पाकिस्तानी अवाम मर चुके हैं। तुम्हें जागना होगा, तुम्हें खड़ना होगा। सर जी किसको जगा रहे हैं? डॉक्टर अली इमरान साहब, मैं चाह रही हूँ कि आप हमारे टॉपिक पे ही रहे। तो सर जी आप दाएं बाएं निकल गए, थोड़ा सा टॉपिक पे मैं चाह रही हूँ कि गवर्नर की ऐसी सर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल है मेरा, जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। गवर्नर की ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हम देख रहे हैं कामरान टिसोरी साहब सही से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नहीं कर पाए हैं, सो अब इस वजह से उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनसे छीन ली गई हैं और वो निहाल हाशमी साहब को दे दी गई हैं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से सर कुछ जानना चाह रही हूँ। अच्छा आकाशा, जब मैं पब्लिक की बात करता हूँ, वोट की बात करता हूँ, जिसके पास मैंडेट ही नहीं, जो शख्स फॉर्म 47 पर खुद वज़ीर-ए-आज़म बनकर आया है, वो आगे इस तरह के डमी गवर्नर्स को जब लगाएगा तो उसके पास कौन से इख्तियारात होंगे? इमरान इस्माइल को किसने लगाया था जी? ये बता दें। इमरान इस्माइल को RTS बैठे हुए वज़ीर-ए-आज़म ने लगाया था ना जी। आज की बात RTS बैठे हुए वज़ीर-ए-आज़म ने लगाया था ना इमरान इस्माइल को। जो 47 कर आए हैं, मुझे ये बताएं क्या ये सारे लोग, इसलिए अगर बात करनी है तो बाजी की भी थोड़ी अली इमरान साहब कर दिया करें। टाइम दीजिएगा। क्या ये लोग 2018 का जिक्र भी कर दिया करें यार। क्या इनके पास अवाम का कोई मैंडेट है? अच्छा बात कर लेते हैं जी गवर्नर की। मुझे ये बताएं, ये वो कमरान टसोरी साहब हैं जिनकी पुरानी आप तस्वीरें देखें, जिनके बारे में ये मशहूर था कि ये मोटरसाइकिल चोर था, फिर मशहूर हुआ कि ये गाड़ियां चोरी करता था, फिर पुरानी बातें ना करें डॉक्टर अली इमरान साहब, फिर आपकी पार्टी भी बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। मैं सिर्फ इस वक्त इतना चाह रही हूँ कि जो गवर्नर की तब्दीली हुई है उसकी मतलब ऐसी कौन सी गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिन पर बात हम लोग नहीं कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ निहाल हाशमी को नून लीग ने जो है वो गवर्नर सिंध लगा दिया है। इस हवाले से बात होगी नाज़रीन। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले भी वही बात थी और ब्रेक से आने के बाद भी मैं वही बात पूछना चाह रही हूँ। हमारे व्यूवर्स जो है वो जानना चाहते हैं तारिक सुमैर साहब कि गवर्नर की ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पहले उस हवाले से तो बताइए, और वो कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो कामरान टिसोरी साहब सही से नहीं कर पाए और निहाल हाशमी इस वक्त हमारे सामने हैं। मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि गवर्नर का आइन के अंदर एक रोल है, जी, मखसूस सा रोल उसका होता है। वो रोल खाने वाला या नहीं वाला? नहीं वो वाला रोल आपका। मैं आइनी रोल बता रहा हूँ। मैं आइनी रोल बता रहा हूँ। आइन में गवर्नर समरी साइन करता है जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से भिजवाई जाती हैं, जो असम्बली कानून साजी करती है उस पर साइन करता है। उसमें कोई इतराज होता है, एक दफ़ा 10 दिन के लिए रोक ली समरी, फिर वापस भेज दी। मेरे कायद नवाज शरीफ की हिदायत पे नहीं वो नहीं, वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी यही है। बाकी सियासी जमात का वो नुमाइंदा होता है, सियासी जमात उसको नॉमिनेट करती है। जैसे 2018 में आपको याद होगा MKM मितादी थी PTI की यहाँ वफाक के अंदर, और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो बानी PTI इमरान खान ने इमरान इस्माइल को लगाया। आजकल इमरान इस्माइल जिस लाइन पे हैं, मैं उस बहस में नहीं उलझना चाहता। जो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है कि वो जिसको मौजू समझता है, सियासी ज़रूरत समझता है, उसको लगा देता है, उसको लगा देता। आइन के अंदर इख्तियारात यही हैं गवर्नर के। बाकी वो सियासी बैठक लगा लेता है, चाय पिला देता है, मुलाकातें कर लेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, किसी को तसल्ली, इससे ज़्यादा कोई इख्तियार नहीं है। हाली मुलाकात कराते थे, निहाल हाशमी क्या खिलाए पिलाएंगे? दाल चावल खिलाया करेंगे। दाल चावल मिलेंगे। हो रही थी तारिक सुमैर साहब के वहाँ पे जो कामरान टिसोरी साहब हैं, उन्होंने प्रॉपर वहाँ पे कुछ बेल है, कोई आम आदमी जो है अपनी कोई रिक्वेस्ट अगर लेकर आता है तो वो बेल जो है वो मतलब कुछ ऐसा था, वो अभी उतरी नहीं, बेल लगी हुई है। अच्छा, अभी नहीं उतारी है, निहाल हाशमी ने नहीं उतारी अभी तक। चले, मैं उन्हें रात को फोन करके पूछ भी लूंगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा हो सकता है कि अवाम के वो जो काम बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे थे, निहाल हाशमी साहब उससे ज्यादा बेहतर अंदाज में करे, सो इस वजह से उनको चेंज कर दिया गया। एनीवेज नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम देख रहे हैं कि ईरान पर जो अमेरिकी और इस्राएली हमले हैं उनको आज 17वां दिन है। उसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो बद से बदतर होते इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब अमेरिका की जानिब से स्टिल वही बातें जो है वो सामने आ रही है कि हम ये जंग जीत चुके हैं, लेकिन वो जंग जो जीत चुके हैं वो रियलिटी नहीं है, वो दिख नहीं रही है। क्योंकि उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि आपना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका ने कुछ मदद भी दूसरे ममालिक से ले ली, और वो ममालिक जो हैं वो भी उनकी जानिब से ये कहना है कि हम आपकी इसमें कोई हेल्प जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने ये ईरान पर हमला किया था तो हमसे पूछ कर नहीं किया था। शकील करार साहब, अमेरिका और इसराइल की जानिब से हम देख रहे हैं कि ईरान पर ये जो जंग है ये 17वें रोज में दाखिल हो चुकी है। अभी तक वहशियाना बमबारी जो है वो दोनों साइड से हमें दिखाई दे रही है। क्या आप समझते हैं कि ये सरीहन जंगी एक जुर्म हो रहा है, या आलमी कानून को खुला चैलेंज जो है वो किया जा रहा है? मतलब ये हो क्या रहा है, क्या कहेंगे? देखिए आकाशा, अमेरिकन प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों झूठ का सहारा लेकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। वो अंग्रेज़ी में करता है, ये उर्दू में करते हैं, फ़र्क की तरह ही है। काम दोनों एक ही कर रहे हैं कि दुनिया को झूठ बताओ और अपने इक़्तिदार को बचाओ। प्रेसिडेंट USA के इस इक़दाम के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स की आप रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किए रखा था, और वो समझ रहे थे कि 24 घंटे भी ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और घुटनों के बल गिर जाएगा। लेकिन आज 17 दिन हो गए हैं कि उसके हमलों में ईरान के दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब तो इतनी ख़तरनाक रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं, इसके भारी भरकम मिसाइलों की तबाही की तस्वीर वीडियोस आना शुरू हो गई हैं। इंटरनेशनल मीडिया अब उसको बाकायदा चल 30-40% रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन कर रहा है। और लेकिन उसमें एक चीज़ है कि अभी तक इतने मिसाइल गिरे इसराइल में, अभी तक ये तस्दीक कोई नहीं कर रहा, कोई मीडिया नहीं कर रहा, ना इसराइल का ना कोई इंटरनेशनल मीडिया, कि हलाकतें कितनी हुई हैं और माली नुकसान कितना हुआ है। जहाँ मिसाइल गिरता है ये दिखाया जाता है कि बिल्डिंग गिर गई, ये प्लाजा गिर गया, ये गाड़ी तबाह हो गई, लिखा जाता है 2 लोग मामूली ज़ख्मी हुए। भाई हैरान कुन बात है। बल्कि एक वीडियो आज मैं देख रहा था कि उसमें जो उनके ज़ेरे ज़मीन जो उनकी अपना गाय थी उसको भी हिट किया गया, और ख़बर ही चल रही है कि 2 लोग मामूली ज़ख्मी हुए। अब बड़ी हैरान की कोई बात है कि बिल्डिंग मुकम्मल गिरी हुई है और वहाँ विजिट कर रहे हैं ऑफिशियल, और 2 लोग ज़ख्मी है मामूली। हम ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इसराइल अपनी हलाकतों को दुनिया से छुपा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हलाकतें खुल के सामने आ गई, जिस तरह अमेरिका के फौजियों की हलाकतें अभी तक सामने नहीं आ रही हैं, तो फिर जो एक रद्द-ए-अमल है दुनिया का वो क्या होना है। लेकिन ना ईरान ने क्या किया है,
ईरान ने अब पिछले 2 दिन में उसने वाज़ेह पैगाम दे दिया दुनिया को, इसराइल को, अमेरिका को। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका जंग बंदी चाहता है तो वो अपनी गलती का एहसास कर ले, वो तस्लीम कर ले कि उसकी गलती थी, हम जंग रोक देंगे। देखें, कोई शर्त नहीं है। कितनी बड़ी बात उसको कर गया है कि सिर्फ अमेरिका अपनी गलती तस्लीम कर ले, मान ले कि ये उसकी गलती थी, इसराइल के साथ मिलके ईरान पर हमला उसकी गलती थी एक नुक्ते पर। लेकिन अमेरिका नहीं आएगा, क्यों कि अमेरिका एक घमंडी मुल्क है और वो समझता है कि दुनिया पर राज कर रहा है, वो राज नहीं कर रहा। अब आज आपके सवाल में बात थी कि क्या अब यूएन और बाकी जो इंटरनेशनल अदारे हैं, आलमी अदारे हैं, उनकी हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं, ना पहले थी ना अब है, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो ख़त्म हो चुकी है। अब तो उन अदारों की मैं समझता हूँ कि अरबों खरबों डॉलर लगाए जाते हैं यूएन के मुख्तलिफ अदारों की नाम पे, वो ख़त्म होना चाहिए, इसको प्रैक्टिकली ख़त्म कर दें। क्योंकि जब अमेरिका और इसराइल ने दुनिया पर राज करना है, अपनी मनमानी करनी है, तो फिर अदारों की जरूरत क्या है? क्यों दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्यों अरबों डॉलर उसकी सालाना बजट उस पर मुख्तस किया जाता है? अब सूरत ये है कि ईरान बार बार ये बात कर रहा है। अब देखें ना, अब नए हम्स के हवाले से अमेरिका कह रहा है कि हम उसको इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे, वहाँ निशाना बनाएंगे। 2 ममालिक ने टोटल इनकार कर दिया है कि हम वहाँ, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कि हम वहाँ आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेगा अमेरिका? फिर क्या करेगा? चाइना ने फिर कहा उसे, ये हफ्ते में दूसरी मरतबा है चाइना ने उसे कहा है अमेरिका को कि ईरान के हवाले से सफारती महाज पर कोशिशें की जाएं, जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन अमेरिका अपने इसराइल, अपने अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, फिर लोग कहेंगे यार शकील ऐसी बात कर गया कि वो अपने उस बच्चे को, नाजायज़ बच्चे को बचाने के लिए इसराइल को, वो पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। पूरी दुनिया को आपको मालूम है कि इस वक्त पूरा खलीज आग की लपेट में है और उसमें हुकूमतों को इतना असर नहीं पड़ रहा। वो तो अरबपति खरबपति इतने पैसे उनके पास है, अरबों के पास, उनको याद भी नहीं होगा। लेकिन आम लोग पिस रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं। असर आम लोगों पर पड़ना है, हुकूमतों को फ़र्क नहीं पड़ता कभी भी। और जो अरब हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ना, उन्होंने क्या हुआ वहाँ से निकल किसी और मुल्क चले जाएंगे, उन्होंने ऐसी करनी है। लेकिन आम लोग कहाँ जाएंगे? आधी दुनिया इस वक्त आग की लपेट में है। लेकिन अमेरिका सिर्फ अपने उस नाजायज़ औलाद को बचाने के लिए वो काम कर रहा है जो उसकी तारीख में लिखे जा रहे हैं कि वो काम आज तक नहीं हुए। लेकिन ईरान की आप ये बात तस्लीम करें कि ईरान आज भी उसकी रोज़ाना उसके जो हमले हैं, जवाबी हमले खलीज में और इसराइल पर, उसमें तेज़ी आ रही है। हाँ, इसमें एक और बात सामने आई है कि सऊदी अरब के हवाले से कहा जा रहा था कि गुज़श्ता दिनों हमारे फील्ड मार्शल गए हैं, उन्होंने कुछ मुलाकातें राब्ते किए हैं सऊदी अरब से, ईरान से भी। तो जो ईरान सऊदी अरब पर हमले कर रहा था या मिसाइल फेंक रहा था, उस पर बात हुई कि ईरान जो है वो ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा। अभी भी 2 रोज़ पहले सऊदी अरब में 1-2 मिसाइल गिरे तो ईरान पिछले 24 घंटे बार बार वाज़ेह कर रहा है कि हमारा सऊदी अरब के ऊपर हमने हमला नहीं किया है। और ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि अमेरिका ईरानी वो झंडा लगा के या उस पर निशान बना के वो मिसाइल हमले करा रहा है सऊदियों के ऊपर, ताकि सऊदिया और ईरान भी आपस में इस जंग में शामिल हो जाए। फ्लैग जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। उसमें ईरान वाज़ेह कर रहा है कि हम अपने जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ कभी भी हम जंग नहीं करते हैं, सऊदिया के ऊपर हमारा हमला हमने नहीं किया है। लेकिन कोई उसकी तहकीकात नहीं कर रहा है, अमेरिका उस तरह बोल नहीं रहा है, ठीक है ना। एक हो रही है कि एक जंग लड़ रही है, आप एक अपने नाबालिग जो बच्चा है आपका, उसको बचाने के लिए आप पूरे खलीज को आपने आग लगा दी है। अब चारा सऊदिया भी बीच में आ जाए, क्योंकि सऊदिया का मतलब है कि पाकिस्तान बीच में आ जाए, ठीक है ना। टेक्निकली कहा किया जा रहा है कि सऊदिया पाकिस्तान का देखना, जब सऊदिया पे मामूली से हमला हुआ, हमारे फील्ड मार्शल वहाँ गए, प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोन घुमाना शुरू कर दी, हार्डलाइन घूमी, राब्ते हुए। क्या था कि ना चाहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर भी गए बाद में। वही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा, और जब पाकिस्तान जवाब देना पड़ेगा तो पाकिस्तान को बीच में आना पड़ेगा। फिर क्या होगा? सही कहा आपने। एटमी जंग पाकिस्तान जब इसमें शामिल हो जाएगा, फिर क्या होना है? फिर तो आगे साथ तरफ। बिल्कुल सही कहा आपने। सारा जी, इससे पहले भी मैं देख रही थी कि पहले भी जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें भी आपने तेल की कीमतों के हवाले से कुछ बात की थी और यही कहा था कि पहले 8 रुपये बढ़ी, फिर 55 रुपये जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ गई। उसमें हम देख रहे हैं कि फिर तीसरी मरतबा फाइनली आवाम का जो है वो ख्याल किया गया और ये कहा गया कि अब फाइनली हम लोग जो है वो तेल की कीमतें आगे बढ़ाने नहीं जा रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ ऐसे हैं जो खुद से ही इन कीमतों को बढ़ा रहे हैं और जो उगरा की जानिब से भी जो चीज़ें फिक्स की गई हैं उनसे भी
हटके चीजें हो रही हैं। सायरा जी, ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी तेल बरदार जो जहाज हैं उनको अपना हुरमत से गुजरने की इजाजत जो थी वो मिल गया और 2 दिन तक वो 8 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल जो है वो लेकर जो कासिम पोर्ट है कराची में वहां पहुंच जाएंगी। सो ऐसे में भी एक वो कहते हैं ना कि हल्की हल्की सी धमकियां जो है वो दी जा रही है आवाम को कि पेट्रोल जो है वो बढ़ने का खदशा है, जो इसलिए दी जा रही है कि 113 अरब रुपए खा गए उसका हिसाब ना मांगा जाए। उसका हिसाब नहीं मांगा जा रहा, लेकिन उसके साथ वो ये कह रहे हैं कि हल्की हल्की धमकियां जो है वो लगाई जा रही हैं आवाम को। सो आवाम के लिए क्या हो सकता है? क्या आगे चल के चीजें जो हैं मजीद मुश्किल में डाल सकती हैं आवाम को? अवाम देखिए, फिर आप मत वो करिएगा। एक शेर अभी सुन रही थी मैं, किसी अल्लाह खैर करे, शेर भी आ जा रहे हैं। ये शेर नहीं है वो, कि हमारी कौम तो मुर्दा है एक जमाने से, मरे हुओं को कोई कत्ल कर नहीं सकता। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि वो अवाम जैसे अवाम ने, मतलब मैं भी अवाम हूँ, जैसे हमने निकल आना है। ये तो आप सोचिए मत ना कि हम निकल के इनसे सवाल कोई वो करेंगे कि कहाँ गया 113 अरब। से कौन देगा? किसी ने उन्हें नहीं देना। हाँ, इन्होंने जिनके ऊपर तकिया था कि ये हमारे मुहाफिज हैं, जिनके ऊपर हमें वही चोर निकले, लुटेरे निकले, हमारा भरोसा तोड़ दिया उन्होंने। ऐसे लोगों की पुष्टपराई कर दिया। आपने अभी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे, यहाँ पर सिंध की गंदुम कभी चूहे खा जाते हैं, कभी यहाँ पर वो अरबों टन गंदुम, अरबों रुपए की गंदुम यहाँ पर वो जली वो पड़ी हुई है। यहाँ पर आप सईदाबाद उधर जाएं, जहाँ पर वो सारी है, कौन पूछेगा? यहाँ पर वो कहते हैं कि सोलर सिस्टम के नाम पर चूना लगा दें। यहाँ पर आप एक जहाज के नाम पे, मुझे प्लीज मेरा लफ्ज मत करके है इन लोगों की मनहूस शक्लों के ऊपर, कि एक जहाज लेकर उसके ऊपर झूठ दर झूठ कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। और वो कहते हैं ना कि सारे वो, कि आप अभी कोई सोशल मीडिया उठा के देख लें, ना कोई अवाम का, ना कोई इसमें अवाम का दर्द, ना कोई उस किसी चीज का। मतलब आप मुझे बताएं कि ऐसे अल्फाज मुंह से न निकले तो क्या हो? आप कह रही हैं अवाम का। हम तो वो जो 55 रुपए पेट्रोल बढ़ाए और 8 रुपए पहले बढ़ाए, हम तो वो नहीं कम करवा सक रहे। अभी ये जो बिजली के बिलों की मद में आएगा, जो उन्होंने फिक्स चार्जेस इन्होंने मीटर के लगा दिए, इन्होंने गैस के फिक्स चार्जेस लगा दिए, इन्होंने सोलर के ऊपर ड्यूटीज लगा दी। मैं आपको कौन सा रोना रोऊं कि अब दिल चाहता है कि मैं किसी, मेरा तो कभी इनका आमना सामना ना हो जाए तो रख कर 2 लगा दूं मैं जी। कारला जी किसी प्रोग्राम में उनसे आमना सामना, या ये कौन? नहीं, मैं बात में कर रही जी। क्या कहा आपने? मैंने कहा किसी वजीर से आमना सामना कर लें किसी प्रोग्राम में। किसी वजीर से देखें, सिंध के वजीर से कर लें। आप कराची में हैं, वहाँ सिंध के बैठे में जो शख्स बैठा हुआ है, जिसको इक़्तिदार और हवस की इतनी है, जो हमारे 3 दफा के वजीर आजम बने हैं, बस कर दें भाई। आप मुल्क को उस नहर तक नहीं पहुंचा सके तो अपने भाई और अपनी बेटी को लगाम दें। और जो आप अभी मुझे एक बात बताएं, अभी आप ये कह रहे थे कि इसराइल जो अपने नाजायज बच्चे के लिए अमेरिका ने दुनिया को दांव पे लगा दिया। देखिए, जब एप्स्टीन फाइल्स, आपकी वीडियोस और कमजोरियां हाथ में होती है ना, तो मुल्क भी दांव पर लगते हैं और दुनिया भी दांव पर लगती है। फिर आपने कहा कि वो मान नहीं रहा, वो खुद हमले कर रहा है। मुझे तो लग रहा है सब कुछ हमसे ही सीख लिया उन्होंने। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी इतनी खूबियां हैं। जो कुछ हमने 2.5 सालों में मुल्क में किया है, उसको तो दुनिया ने अपना लिया है कि उसके ऊपर पेंट करके उस पे वहां पर हमला करो और इल्जाम उसके ऊपर लगा दो। जी, मैंने कहा ना कि अपने बंदे भेजो। में फर्क क्या है? हाँ जी, अपने बंदे भेजो और इल्जाम उस पे लगा दो। उर्दू इंग्लिश का ना मिलाएं उनको, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ना मिलाएं आप जी। एप्स्टीन फाइल्स उसके पास हैं, वो करे जा रहे काम। और यहाँ पर भी खुदा जाने कौन सी कमजोरियां हैं। अरे बशरी कमजोरी हर किसी में होती है, वो मतलब उससे ज्यादा और को क्या होगा मुझे बताएं, जो आप भी सोच रहे हैं। अब मैं बोल नहीं सकती कि बशरी कमजोरी में एक वीडियो या उस चीज से ज्यादा क्या चीज होगी। कौन सी बीच में अनोखी चीज आ जाएगी जो आपने मुल्क दाव पे लगा दिया, जो आपने ये शक्लें लाके हमारे सर पे मुसल्लत कर दी। ना कोई पॉलिसी है, ना कोई चीज भी नहीं है। आप अभी पिछले दिनों देख लें, वो क्या एक वीडियो चली थी, वो जो ऑस्टेरिटी के नाम पे डिग्गी में साइकिल रख के साइकिल चला के वीडियो बना के। अब बंदा पूछे, बाबा जी के पाँव कब्र में लटके हुए, मगर ये वो वाले काम इनके नहीं जा रहे कि मैं वीडियो बना के जरा मैं भेज दूं और मैं ये सारी चीजें कर लूं। कौन है? आप अदालतें देखें, आप इंसाफ का वहां पर देखें। मेरा बाखुदा बात करने को दिल नहीं करता, और करता है कभी बात करूं भी तो पता नहीं क्या हो गया है कि पहले मेरे
ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि बाज दफा तो बात करने के बाद खुद ही शर्मिंदा हो जाती हूँ कि यार ये कहना नहीं चाहिए था। मगर मसला ये है कि वो उस वक्त आपको नहीं पता चलता, उस वक्त बस दिल चाहता है कि ये सामने हो और इनको ना, इनकी ना मुंडी मरोड़ दी जाए कि इन्होंने जो हमारे साथ किया है। चलें सायरा जी, आपके इस हवाले से पॉइंट आ चुका है। डॉक्टर अली इमरान साहब, चले फाइनली एक गुड न्यूज़ तो है ना हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अवाम है उनके लिए कि ये जो पाकिस्तानी तेल बरदार जहाज़ है इसको आबनाए हुर्मत से गुजरने की मतलब 2 दिनों में ये पाकिस्तान पहुंच भी जाएगा। सो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सख्तियां नहीं हैं। इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि अमरीकी वज़ीर तवानाई जो है वो एक दावा कर रहे हैं कि जंग जो है वो चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। क्या आप समझते हैं कि ये अमरीका की ख्वाहिश जो है उसको ज़ाहिर किया जा रहा है या हकीकत से फ़रार होने की कोशिश जो है वो अमरीका की जानिब से की जा रही है? देखिए आकाशा, अब अगर हम बात जंग के ऊपर करें ना तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आप अगर हिलरी क्लिंटन का जब वो इलेक्शन हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो आप उसके अगर बयानात को देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसने अपनी जो स्पीच थी, प्रेसिडेंशियल स्पीच में उसने एक बात की थी कि आप एक ऐसे पागल और मफलूकुल दिमाग आदमी को अमेरिकन का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं जो आके अमेरिका को भी तबाह करेगा और पूरी दुनिया को तबाह करेगा। आप देखें कि ये जो एक खास यहूदी लॉबी है जिसको हम ज़ायनिस्ट कहते हैं ना, उन्होंने पिछले 40 साल में हर अमेरिका में आने वाले शख्स को ईरान पर हमला करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि उसको ईरान पर हमला करने के लिए आमादा किया जाए, लेकिन कोई भी उनके हाथे नहीं चढ़ा। देखें, पिछले 40 साल में हमने ये देखा कि अमेरिकन जो भी प्रेसिडेंट आता था, यहूदी लॉबी या जो ज़ायनिस्ट थे और जो इसराइल था, हमेशा उनको इस बात पर आमादा करने की कोशिश करता था कि आए ईरान पर हमला करते हैं जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ में कोई भी नहीं आया। किसी हद तक तो उन्होंने जो बुश जूनियर था उसको इस्तेमाल किया और उसने लीबिया और इराक पर हमले किए, और जिस तरह पूरा उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो डिस्टेबलाइज्ड हो गया। अब हम आज की सिचुएशन पे आ जाते हैं। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये पता है कि इस वक्त जो जंग है उसका बटन ईरान के हाथ में है। आपने ईरान के शार्क आइलैंड के ऊपर जाकर आपने वहां पर हमला किया। आपने हमला करने के बाद उनका जो फौजी स्ट्रक्चर था उसको तबाह किया, लेकिन आपने जो ऑयल का स्ट्रक्चर था, जो ऑयल रिफाइनरी का स्ट्रक्चर था, वो आपने तबाह नहीं किया। वो क्यों नहीं किया कि ईरान ने काउंटर में पहले ये बयान दे दिया था कि अगर अमेरिकन और उसकी कोई भी ताती जो अफवाज हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे तो हम पूरे मिडिल ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। और पूरे मिडिल ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने का मतलब ये है कि अगले कई सालों तक दुनिया में तेल की एक बहुत बड़ी शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, और वो क्रूड ऑयल जो आप $60-70 पर बैरल ले रहे थे वो आपको 140, 150 और $160 पर बैरल पर मिलेगा। तो ये चीजें काउंट करते हुए अभी वो थोड़ा सा पीछे हटे हैं। लेकिन उसके बाद जो आपने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को कॉल की, रशियन सदर को, और फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा राब्ता किया चाइनीज प्रेसिडेंट से और उनको यही समझाया गया कि आप टेबल पर आ जाएं और इन चीजों को बैठकर हल कर लें। आपने देखा कि पिछले 3 वीकों के अंदर अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वहां से $2 ट्रिलियन जो है वो स्टॉक मार्केट से निकले, और जो स्टॉक मार्केट का काम करने वाले लोग हैं उनका $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ ट्रेडिंग के अंदर। और आप सोचिए कि अगर ये जंग मजीद आगे चलती है और ये जंग मजीद आगे प्रोग्रेस करती है तो फिर आप देखें कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी किस तरफ जाएगी। सही कहा आपने देखा कि मतलब हालात जो है वो मजीद खराब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली इमरान साहब। आकाशा में जी बहुत शुक्रिया सुमैर साहब, शकील करार साहब, डॉक्टर इमरान साहब और सायरा बानो हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ अपने मेजबान आकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।